समय से बहुत पहले ही तापमान सुर्खियां बनने लगा है और भारत के कई राज्यों पर जिस तरह से अभी फरवरी के अंत से पहले गर्मी ने अपने तेवर दिखाने शुरू किए हैं, वो आम लोगों के साथ साथ पॉलिसी मेकर्स और किसानों के लिए चिंता का बड़ा कारण बन रही है। नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान तक चैनल पर स्पेशल वेदर बुलेटिन, जिसमें बात करेंगे किस तरह के तापमान का ट्रेंड इस समय है, इसके पीछे वजह क्या है, क्यों तापमान बहुत तेजी से भारत के कई राज्यों में बढ़ने लगा है। और आपको बता दें कि आपको अंदाजा भी नहीं होगा कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर या आसपास के तमाम इलाकों पर और साथ में दिल्ली या फिर लखनऊ या भोपाल और रांची, कई क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर तापमान 2 से 4-5 डिग्री सेल्सियस ऊपर जाने लगा है। और जम्मू कश्मीर में कुछ जगहों पर तापमान 8-9 डिग्री ऊपर पहुंचा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा चौंकाने वाला फैक्ट है। और इस फैक्ट को हम नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि ये ऐसा नहीं है कि इसके अकेजनल एग्जाम्पल्स हमारे सामने हो, बल्कि इसमें एक कंसिस्टेंसी है, इसमें एक निरंतरता है। लगातार ग्रेजुअली टेम्परेचर ऊपर जा रहा है। कारण मोटे तौर पर देखा जाए तो एक तो पहला बड़ा कारण है कि जो इस बार बरसात में कमी रही। वैसे पिछले 3 दशकों से भारत में हर साल तापमान औसतन बढ़ता ही जा रहा है और पूरी पृथ्वी, सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के तमाम देश इस बढ़ते हुए तापमान के रुझान को एक्सपीरियंस कर रहे हैं। लेकिन भारत के संदर्भ में पिछले 3 दशकों में यह विजिबल हुआ है, ये स्थिति दिखाई देने लगी है और इसके आफ्टर इफेक्ट यानी इसके प्रभाव भी हम महसूस करने लगे हैं। चाहे हमारा पारिस्थितिकी तंत्र हो या हमारी खेती हो या मानव स्वास्थ्य हो, सभी पर इसका असर दिखना शुरू हो चुका है। बहुत सारे कारण हैं। बरसात में इस बार बहुत कमी रही है। पूरे भारत में पैन इंडिया 1 जनवरी से लेकर 20 फरवरी तक जो बारिश होनी चाहिए, उसमें लगभग 50 से 60% की कमी है। और ये जो 50 से 60% यानी 30-40% जो बारिश हुई भी है, उसमें सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन उत्तर भारत के क्षेत्र हैं, जहां पर दो ऐसे स्ट्रॉन्ग वेस्टर्न डिस्टर्बेंस आए थे जिनके कारण अच्छी बरसात हुई थी। इस समय बंगाल की खाड़ी पर एक नया सिस्टम बना तो जरूर है, उसके कारण कुछ जगहों पर बरसात होने की संभावनाएं भी बन रही हैं, लेकिन वो बहुत नाकाफी है इस बढ़ते हुए तापमान के रुझान को रोकने के लिए। और इसमें आप देखें, जो हवा आपको दिखाई पड़ रही है, ये दूसरा जो बहुत ही महत्वपूर्ण पहलू है, वो है हवा का रुख। क्योंकि आप जानते हैं, हवा के रुख से ही मौसम बदलता है। जब पश्चिमी दिशा से कैस्पियन सी और भूमध्य सागर तथा उत्तरी अटलांटिक महासागर से उठने वाले कम दबाव के प्रभाव से हवाएं उत्तर भारत के पर्वतीय रीजन पर पहुंचती हैं, जो ट्रॉपिकल जेट स्ट्रीम के साथ पहुंचती हैं, तब उत्तर भारत के पहाड़ों पर जो पश्चिमी विक्षोभ है वो एक्टिव होता है और उसे अगर अरब सागर और बंगाल की खाड़ी से सपोर्ट मिलता है तो भारत के कई एक हिस्सों में बरसात होती है। इस बार ये स्थितियां बहुत कम रही हैं। सिर्फ 2 बहुत ही प्रोमिनेंट सिस्टम आए थे जिनके कारण पहाड़ों पर अच्छी बर्फ पड़ी थी और मैदानी इलाकों में कई जगहों पर बरसात हुई थी। और ये था जनवरी में 20 के बाद से 31 के पहले का दौर। लगभग 8-10 दिनों के भीतर ही 2 सिस्टम आए और उनका काम हो गया। उसके पहले या उसके बाद यानी अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और उसके बाद फरवरी के महीने में 20 दिन बीत चुके हैं और अभी तक कोई बहुत प्रभावशाली सिस्टम नहीं आया। ना तो पश्चिमी विक्षोभ आए, ना ही यहां पर कोई ऐसे सिस्टम बने मध्य भारत के क्षेत्रों के लिए, और ना ही दक्षिण भारत में जो सिस्टम बना है उसका कोई प्रभाव हमें नजर आ रहा है। हवाएं, ये जो चार्ट में दिखाने का प्रयास कर रहा हूं, ये जो उत्तर की हवाएं आती थी वो अब कमजोर हो गई हैं और यहां से साउथ अफगानिस्तान, साउथ ईरान, साउथ पाकिस्तान होते हुए तब ये हवा टर्न हो रही है भारत के ऊपर। अरब सागर की हवा आ रही है। अरब सागर की हवा इतनी क्षमता उसकी नहीं है कि यहां पर क्लाउड प्रोड्यूस कर सके ज्यादा पैमाने पर और ज्यादा क्षेत्रों में, जिसका प्रभाव बारिश के रूप में हमें नजर आए। और ये जो परिवर्तन है हवा का, ये भी एक बहुत सिग्निफिकेंट, बहुत महत्वपूर्ण कारण है बढ़ते हुए तापमान का। अगर हम तात्कालिक परिस्थितियों पर बात करें तो ग्लोबल वार्मिंग या ग्रीन हाउस गैसेस का अत्यधिक उत्सर्जन, जो कि एक परमानेंट फीचर है पूरे ग्लोब के बढ़ते हुए तापमान के पीछे, उसको हम अगर नजरअंदाज करें या उसके अलावा भी अन्य पहलुओं पर नजर डालें तो ये हवाएं हैं। यहां पर जो सिस्टम डेवलप हो रहा है, इसका कुछ प्रभाव हमें दक्षिण भारत में अगले 2-3 दिनों में तमिलनाडु, केरल और आसपास के भागों पर बरसात के रूप में, बादलों के रूप में नजर आएगा। कुछ बादल महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश के दक्षिण पूर्वी रीजन और पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ जिलों पर, दक्षिणी बिहार और साथ में झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों पर नजर आ सकते हैं। ये जो हिस्सा आपको ऐसे नजर आ रहा है, इन भागों में कह सकता हूं मैं कि 22 से लेकर लगभग, वैसे नीचे तो अभी से, लेकिन ऊपर के रीजन में तेलंगाना, कर्नाटक के आंतरिक रीजन, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, इन सभी भागों पर 22 से लेकर 24-25 के बीच नजर आ सकता है। कुछ महत्वपूर्ण फैक्टर जो तापमान से जुड़े हैं उनको साझा करना चाहूंगा मैं। पहले देखते हैं कि बीते 24 घंटों में तापमान का ट्रेंड क्या रहा है।
मैक्सिमम टेम्परेचर की बात कर रहा हूं, लगभग 20 स्थानों का तापमान मैंने लिया है और इसमें जो इसका ऑर्डर मैंने तय किया, उसमें जो अंतर आया है, कहां पर सबसे ज्यादा अंतर रहा। श्रीनगर में आप देखिए कल तापमान रिकॉर्ड किया गया 20.2, जो सामान्य से 9.2 ज्यादा है। जी हाँ, ये 30% से ज्यादा का डिफरेंस बहुत ही महत्वपूर्ण है। शिमला में 5.1 डिग्री सेल्सियस अधिक तापमान 18.5 रहा। देहरादून में 28.2 डिग्री सेल्सियस तापमान कल दिन में रिकॉर्ड किया गया था, जो 4.5 डिग्री ज्यादा है सामान्य से। गुवाहाटी में 4.1 और चंडीगढ़ में 4 डिग्री सेल्सियस ज्यादा रहा तापमान। दिल्ली के सफदरजंग पर कल थोड़ा सा कंट्रोल था, जो 7 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर जा चुका था 17 फरवरी को। वो अभी थोड़ा सा उसमें सुधार हुआ, क्योंकि बारिश 18 फरवरी को हुई थी, बादल आए थे, थोड़ी सी ठंडक आई थी कल हवाओं में, आज भी ठंडक रही, और जिसके चलते तापमान थोड़ा सा कंट्रोल में आया और 28.4 रहा, जो 2.9 सामान्य से ज्यादा है। लखनऊ में 30 डिग्री सेल्सियस तापमान, जो सामान्य से 2.5 डिग्री ज्यादा है। अमृतसर में 2 डिग्री, साथ में हिसार में 2 डिग्री ज्यादा सामान्य से। 1.8 डिग्री सेल्सियस गोवा पणजी में ज्यादा तापमान रिकॉर्ड किया गया। मुंबई में 1.4, पटना में 1.3, चेन्नई के मीनमबक्कम में 1.1, इतना ही कोलकाता के अलीपुर में। और इसके बाद आप देखें बेंगलुरु, जयपुर, ग्वालियर, रांची, भुवनेश्वर, हैदराबाद, तो ये 1 डिग्री से ज्यादा अंतर नहीं रहा। इसमें हैदराबाद में सामान्य से 32.2 जो रिकॉर्ड किया गया, वो सामान्य से 1.4 डिग्री कम है। तो एकमात्र इस 20 शहरों की सूची में हैदराबाद एकमात्र ऐसा स्थान जहां पिछले 24 घंटों में सामान्य से थोड़ा नीचे तापमान रहा। उसके लोकल स्थानीय फैक्टर उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार हो सकते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे कि क्यों ऐसी स्थितियां हमें नजर आ रही हैं। भारत के अधिकांश भागों पर क्यों बढ़ने लगा है समय से पहले पारा, जो डरा रहा है किसानों को, सबको, आम लोगों को भी। इसमें अगर हम कुछ महत्वपूर्ण 4-5 बिंदुओं में इसको हम समझने का प्रयास करें, तो मैंने इसे सेग्रीगेट किया है 6 बिंदु में। इसमें पश्चिमी विक्षोभ की कमी, सर्दियों के अंत में उत्तर भारत में तापमान काफी हद तक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस पर काफी निर्भर करता है, और जब फरवरी में अगर डब्ल्यूडी नहीं आते हैं, तो होता क्या है कि पहाड़ों पर बर्फबारी नहीं होगी, और पहाड़ों से आने वाली ठंडी हवाओं का प्रभाव मैदानी इलाकों पर, और मैदानी इलाकों से नीचे महाराष्ट्र, तेलंगाना या उड़ीसा और छत्तीसगढ़ तक बहुत हद तक कम हो जाता है, कोलकाता तक कम हो जाता है हवाओं का प्रभाव, तो टेम्परेचर बढ़ने लगता है। यदि फरवरी में ये प्रणालियां कम सक्रिय हों, तो उत्तर की ओर शिफ्ट हो जाए, तो आप देख सकते हैं 3 महत्वपूर्ण चीजें, बादल, वर्षा और हिमपात, ये सब कुछ कम हो जाता है। तो इसका असर हमें हवा पर दिखाई देता है। परिणाम ये होता है कि दिन का तापमान तेजी से ऊपर जाता है। एंटी साइक्लोनिक परिस्थितियां, यानी एंटी साइक्लोनिक सर्कुलेशन का डेवलप होना, जिसके कारण जो उच्च दबाव है वो बढ़ जाता है, और जब उत्तर और मध्य भारत के ऊपर उच्च दबाव का क्षेत्र बनता है, आकाश बहुत साफ रहने लगता है, नीला, सूर्य का विकिरण अधिक मात्रा में जमीन पर पहुंचता है, धरती पर पहुंचता है, और परिणाम यह होता है कि दिन का तापमान 3 से 6 डिग्री सेल्सियस तक ऊपर पहुंच जाता है। एल नीनो का प्रभाव, यदि प्रशांत महासागर में एल नीनो सक्रिय हो, तो पूरे विश्व में औसत तापमान बढ़ने लगता है। और अभी पिछले वीडियो में हमने बात की थी कि जो लानीना था, उनसे हम एंसो न्यूट्रल की तरफ बढ़ रहे हैं। एंसो न्यूट्रल यानी एल नीनो सदर्न ओसिलेशन औसत तापमान होगा, और जल्दी ही अप्रैल, मई और जून का जो 3 महीनों का पीरियड है, अवधि है, उस दौरान तापमान हो सकता है कि बढ़ना शुरू हो जाए, यानी एल नीनो के संकेत मिलने शुरू हो जाएं मॉनसून के मिड आते आते। और भारत में सर्दियों की तीव्रता कम हो जाती है। इस स्थिति में फरवरी में ही गर्मी का ट्रेंड शुरू हो जाता है। एल नीनो अभी फिलहाल अस्तित्व में एकदम नहीं है, एंसो न्यूट्रल की तरफ हम मूव कर चुके हैं, लेकिन इसके बावजूद ये सारी परिस्थितियां सिमिलर यानी मैच करती हुई नजर आ रही हैं। क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही दीर्घकालिक फैक्टर है, महत्वपूर्ण रूप से इसको हमें कंसीडर करना होगा। देश और दुनिया के तमाम वैज्ञानिक इस दिशा में काम कर रहे हैं, सरकारें अपने तौर पर नीतियां बना रही हैं, लेकिन धरातल पर आप देखें तो पॉजिटिव, सकारात्मक परिवर्तन कम दिखाई दे रहा है। भारत में यदि पिछले 30 वर्षों में देखें, तो औसत तापमान निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। अर्ली हीट ऑनसेट यानी एक उभरती हुई ये प्रवृत्ति है, एक ट्रेंड है, एक रुझान है, जो बहुत बड़ा कंसर्न है। फरवरी का तापमान ऐतिहासिक औसत से अधिक रहने लगा है पिछले कुछ वर्षों से। शहरी उष्माद्वीप प्रभाव इसे कहते हैं, अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट। ये क्यों होता है? इसे हम अर्बनाइजेशन से यानी शहरीकरण से जोड़कर देख सकते हैं। भारत में बढ़ता शहरीकरण इसके लिए काफी हद तक जिम्मेदार है। डेवलपमेंट हमें चाहिए, विकास चाहिए, लोगों को रोजगार चाहिए, काम चाहिए, बेहतर जीवन शैली चाहिए, तो ये सब कुछ होगा, शहरीकरण होगा। गांवों में खेत कम होने लगे हैं, शहरों के आसपास के खेत खत्म होने लगे हैं, क्योंकि कॉलोनीज बनानी है, तो उसमें कंक्रीट के जंगल तैयार हो रहे हैं, और जो नियम है वो नियम भी फॉलो नहीं किए जाते ज्यादातर जगहों पर। ओपन एरिया रखने के, जिसमें कि मिट्टी दिखाई पड़े, जिसमें सूर्य की
जो तपश है वो एब्जॉर्ब हो और साथ में बारिश का जो पानी है वो उसमें जाए, जिसके कारण ग्राउंड वाटर रिचार्ज हो, थोड़ी हरियाली हो, वो चीज़ें नहीं हो रही। कंक्रीट के जंगल दिल्ली हो, मुंबई, अहमदाबाद, बेंगलुरु या फिर बाकी तमाम शहर, मैं किसी पर्टिकुलर शहर का नाम लेने का मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर ये स्थिति है। बड़े जो महानगर हैं वहाँ पर दबाव ज़्यादा है, वहाँ पर ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, वहाँ पर ज़्यादा लोगों को रहने के लिए जगह की ज़रूरत है, ज़्यादा ऑफिसेज़ की ज़रूरत है, ज़्यादा फैक्ट्रीज़ की ज़रूरत है। तो ऐसी सिचुएशन में ये परिस्थितियाँ एक हद तक इसके लिए भी ज़िम्मेदार हैं। ये परिस्थिति भी बढ़ते हुए तापमान के लिए ज़िम्मेदार है और ये जो कंक्रीट के जंगल तैयार हो रहे हैं उसके कारण ऊष्मा का अवशोषण कम हो पाता है, बल्कि रात में भी ये जो ऊष्मा धरती पर आती है वो रात के तापमान को भी ऊपर लेकर जाती है। और एक अंतिम फैक्टर इसमें जो महत्वपूर्ण है, हवा की दिशा, जिसका जिक्र मैंने सबसे पहले किया था। और ये उत्तर पश्चिमी से ठंडी हवाएं कमजोर पड़ जाती हैं, दक्षिण पश्चिमी या दक्षिणी हवाएं गर्म होती हैं जो प्रभावी हो जाती हैं, तब भी तापमान तेजी से ऊपर की तरफ जाने लगता है और ये स्थिति हमें दिखाई पड़ रही है। तो ये स्थिति है और बारिश की बात हमने की थी। आप इस मैप में देखने का प्रयास कीजिए। पूरे भारत में सिर्फ उत्तर के कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां पर आपको नीला या हरा रंग नजर आ रहा है। कुछ मध्य भारत के क्षेत्र में मध्य प्रदेश और एक आध जगह महाराष्ट्र या गुजरात में है। बाकी जगहों पर दक्षिण भारत में भी थोड़ी सी स्थिति ठीक है, कुछ एक जगहों पर तमिलनाडु। लेकिन इसमें भी आप बहुत ही इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये जो आंकड़े सामान्य हुए हैं, सामान्य रूप से दिखाई पड़ रहे हैं या सामान्य से अधिक वर्षा यहां पर दिखाई दे रही है कर्नाटक या केरल के कुछ भागों और तमिलनाडु में, तो इसमें आप ये समझिए कि ये कुछ ही दिनों में हुआ है। यानी अगर मान लीजिए कि इन 50 दिनों में 31 जनवरी के दिन, जनवरी महीने के 31 दिन और 20 दिन फरवरी के, इन 50-51 दिनों में अगर मान लीजिए कि 10 दिन यहाँ पर वर्षा के होते हैं या 20 दिन होते हैं, तो उसकी जो फ्रीक्वेंसी रही है बारिश वाले दिनों की वो बहुत कम रही है। कुछ ही दिनों में बहुत ज़्यादा बारिश हो गई, जिसके कारण आंकड़े तो सामान्य हो गए, लेकिन उनका जो हमारा जो क्लाइमेट है, हमारा जो इकोसिस्टम है, उस पर दुष्प्रभाव दिखाई पड़ा। और यहाँ पर महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, ओडिशा, मध्य प्रदेश के पूर्वी जिले, उत्तर प्रदेश के अधिकांश हिस्से, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, पूर्वोत्तर में सभी जगहों पर, इन सभी क्षेत्रों में और गुजरात में अधिकांश भागों पर, राजस्थान में कई जगहों पर न के बराबर बारिश हुई है। शून्य रहा है बारिश का आंकड़ा। इसके कारण भी तापमान लगातार बढ़ रहा है क्योंकि धरती में नमी कम है, तपिश जल्दी बढ़ रही है धरती ठोस होने के कारण। अगर धरती में नमी ज्यादा रहती है तो उसको जो हीट है, ऊष्मा है, उसको अवशोषित कर लेती है धरती, सोखती है कुछ समय तक, तो समय लगता है धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ने में। लेकिन ये जितने फैक्टर हमने देखे, ये सारे फैक्टर कहीं ना कहीं बढ़ते हुए तापमान के लिए बहुत महत्वपूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। तो बेसिकली इसी पर फोकस रखना था आज का वीडियो। और अगर हम बारिश की स्थितियों की बात करें अगले कुछ दिनों के दौरान, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूंगा कि अभी जो सिस्टम यहाँ पर डेवलप हो रहा है या हुआ है और उसका प्रभाव हमें भारत के दक्षिणी क्षेत्रों पर दिखाई पड़ना शुरू हुआ है। तो तमिलनाडु में चेन्नई समेत कोस्टल रीजन, इंटीरियर पोर्शन, केरल और लक्षद्वीप, इन भागों में कुछ स्थानों पर वर्षा हल्की से मध्यम के बीच अगले 3-4 दिनों के दौरान कहीं कहीं पर मध्यम से तेज भी हो सकती है। कन्याकुमारी में, मदुरई में, कोयम्बटूर और तिरुचिरापल्ली, कोचीन, त्रिवेंद्रम और आसपास के भागों में, पलक्कड़ और वायनाड में भी, साथ में आंतरिक कर्नाटक के कुछ भागों में, आंध्र प्रदेश के रायलसीमा और तटीय उड़ीसा के क्षेत्रों में भी कुछ जगहों पर छिटपुट वर्षा 22 से 26 फरवरी के बीच में हमें दिखाई पड़ सकती है। बहुत मामूली, 22 को एक WD भी आ रहा है उत्तर भारत के पहाड़ों पर, लेकिन उसका प्रभाव ना के बराबर रहने वाला है। इसके बाद एक सिस्टम आएगा 28 फरवरी और 1 मार्च के आसपास, उस दौरान जरूर पहाड़ों पर थोड़े बादल बढ़ेंगे। तो अभी इसके अलावा जो इधर बारिश होने वाली है, संभावनाएं हैं 1-2 जगहों पर। इसके अलावा छत्तीसगढ़, पूर्वी मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र के विदर्भ, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तरी आंतरिक कर्नाटक, ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पर, और दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी 22 से 26 के बीच में यहाँ पर रीवा, सीधी, सिंगरौली से सटा हुआ जो दक्षिण पूर्वी उत्तर प्रदेश है, सोनभद्र, मिर्जापुर, भदोही और आसपास के हिस्से, साथ में दक्षिणी बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, इन भागों में कुछ स्थानों पर बादल हमें नजर आएंगे आते जाते, और हो सकता है कहीं पर बूंदे पड़ जाएं। चांसेस बहुत कम है, बहुत रेयर हैं। पूर्वोत्तर भारत में, अरुणाचल और पूर्वी असम में कुछ जगहों पर बरसात होगी अगले 10-15 दिनों के दौरान। और अगला जो सिस्टम आ रहा है 22 को, उसका तो कोई प्रभाव पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़, राजस्थान, उत्तर प्रदेश या फिर उत्तराखंड, हिमाचल, जम्मू कश्मीर में नहीं दिखाई पड़ेगा। लेकिन जो 28 फरवरी या 1 मार्च के आसपास सिस्टम आने की उम्मीद है, हो सकता है कि उस दौरान हमें पहाड़ों पर कुछ इलाकों में बरसात और हिमपात दिखाई पड़ जाए, मैदानी इलाकों में थोड़ी बहुत बरसात हो जाए। लेकिन जो परिस्थितियां तापमान की नजर आ रही हैं, जो परिस्थितियां क्लियर वेदर की नजर आ रही हैं, वो बड़ी चिंताजनक स्थिति है। और जो संभावना यहाँ पर बारिश की दिखाई भी पड़ रही है कि थोड़ी बहुत बरसात होगी, चाहे वो नीचे हो या ऊपर या मध्य में, वो नाकाफी है इस बढ़ते हुए ट्रेंड को रोकने के लिए।
इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप लगातार बने रहिए हमारे साथ। जानकारियां ठीक लगें तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट में इसी तरह से आप लिखते रहिए अपनी बात, अपनी राय, अपने क्षेत्र के मौसम के बारे में भी बताते रहिए, अपनी फसलों की स्थिति के बारे में भी बताते रहिए और अपने क्षेत्र का नाम जरूर लिखिएगा ताकि हमें पता चले कि आपके क्षेत्र में किस तरह का मौसम हो रहा है। इस वीडियो में अभी इतना ही। धन्यवाद। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक जरूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।